फैक्ट नंबर 1, अंडे तो आप में से काफी लोगों ने बॉईल जरूर किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या हम इस बॉईल हुए अंडे को दोबारा अनबॉईल कर सकते हैं? यानी क्या आप एक बार अंडे को उबालने के बाद उसे दोबारा पहले जैसे बना सकते हो? वेल, अकॉर्डिंग टू साइंस इसका जवाब है हाँ, ऐसा करना पॉसिबल है। अंडे को अनबॉईल कैसे करेंगे ये जानने से पहले हम अंडे को बॉईल करते समय उसमें क्या होता है पहले उसे जान लेते हैं। अंडे का एग व्हाइट और योक मेनली प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आप इसे एक चेन की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, जिसमें चेन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर वो चेन बनी है उसे आप अमीनो एसिड्स मान सकते हो। जब प्रोटीन वाटर के अंदर होता है तो ये सारी चेन्स अलग अलग एक बंडल की तरह अलग अलग रहती हैं, और जब आप अंडे को बॉईल करना स्टार्ट करते हो तो ये सारे बंडल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं और ये चेन्स खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे डीनेचरिंग कहते हैं। और खुलने की वजह से ये चेन्स आपस में एक मैश बना लेती हैं और इस तरह बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अंडे के अंदर का वो फ्लूइड एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है। अब अंडे को अनबॉईल करने का मतलब है कि वो जो प्रोटीन की चेन्स खुलने की वजह से जो मैश बना है, हमें उस मैश को दोबारा सेपरेट करके अलग अलग बंडल्स की फॉर्म में बना देना है। और ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूरिया का। यूरिया सॉल्यूशन इन चेन्स को अलग अलग कर देता है और इन चेन्स की एक बहुत ही खास बात यह है कि जैसे कि आप इसे अलग करते हो, ये दोबारा नेचुरली फोल्ड होकर अपने आप ही अपना बंडल बनाना शुरू कर देता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बॉइल्ड एग को अनबॉईल कर सकते हो तो आपको इसका जवाब पता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सांस रोकने की कोशिश की है और क्या आपने कभी नोट किया है कि आप कितनी देर तक इसे कर पाए हो? वेल, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप इसे कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले आपके दिमाग पर होती है और अगर आपके ब्रेन को 30 से 180 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होने लगेगी। लगभग 1 मिनट बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और 3 मिनट बाद आपके दिमाग के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी और 5 मिनट बाद आपकी मौत हो सकती है। और दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न की हो, इस धरती का कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा अपनी सांस को नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 3, आपकी बॉडी की एनर्जी का 20% अकेले आपका दिमाग ही इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो इसका असर आपको सबसे पहले अपने दिमाग में देखने को मिलता है। और फिर चाहे वो सिर दर्द हो या फिर थकान या फिर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, ऐसे ही कुछ मत करो। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा सर दर्द हो या फिर आपके काम करने का मन ना कर रहा हो तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो चुकी है और आप तुरंत कुछ खा लो या फिर कुछ पी लो जिससे कि आपकी एनर्जी दोबारा रिटेन हो सके और फिर बिना कुछ सोचे अपने काम पर लग जाएं। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके पास कार है तो कभी न कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी मॉल गए या कभी किसी ओकेशन पर गए और वहां आपने कार को पार्क कर दिया, लेकिन जब आप वहां से वापस आने वाले हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने अपनी कार कहां पार्क की थी। और इसके बाद अगर आपकी कार में रिमोट कंट्रोल सेंसर है तो आप उसे दबाकर अपनी कार की आवाज को सुनने की कोशिश करते हो, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि रिमोट की रेंज या तो बैटरी की वजह से या फिर किसी और वजह से काफी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? वेल, अगर ऐसी कंडीशन में आपको अपनी रिमोट की रेंज को बढ़ाना है तो आप उसे अपनी चिन के नीचे सटाकर इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपकी चाबियों के लिए एक्स्ट्रा एंटेना प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी चाबी की रेंज बढ़ जाएगी। कभी ट्राई करके जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5, बारिश। ये नाम सुनते ही शायद आपको भी मेरी तरह एक फ्रेशनेस का एहसास होता होगा। एक्चुअली जब पहली बार बारिश होती है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में एक स्मेल फैल जाती है जिसे हम अपनी मिट्टी की खुशबू भी कहते हैं। और कई लोगों को बारिश सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि इसके बाद वो उस खुशबू को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने इस स्मेल को एक नाम भी दिया है, पेट्रिकोर। लेकिन पानी की तो कोई स्मेल होती ही नहीं है। और बारिश के बाद क्या सच में जो खुशबू आती है वो हमारी मिट्टी की होती है? एक्चुअली ये खुशबू मेनली 3 चीजों की वजह से आती है। नंबर 1, जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया
एंड तीनों बिसाइड ये सूखी मिट्टी में पोर्स बना देते हैं और जब बारिश होती है तो ये पोर्स पानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं और इस तरह हम इन्हें स्मेल कर पाते हैं। नंबर 2, कुछ प्लांट्स और ट्रीज नेचुरली ऑयल रिलीज करते हैं जो मिट्टी में कलेक्ट होता रहता है और जब बारिश होती है तो ये हवा में मिल जाता है। और इसका तीसरा कारण है ओजोन। ओजोन की बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही बढ़िया सी स्मेल होती है, इसलिए इसका नाम ओजेन के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है स्मेल। लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आयोनाइज और वो आपस में मिलकर ओजोन बना लेते हैं और ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स बारिश के साथ नीचे जमीन तक आ जाते हैं और ये तीनों ही कारण मिलकर हमें ये एक अलग ही खुशबू का एहसास करवाती है। फैक्ट नंबर 6, आपने देखा होगा कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो और किसी भी कंपनी का हो, उसका फोम हमेशा व्हाइट कलर का ही होता है। सोप एक्चुअली 3 चीजों से मिलकर बनता है, सर्फैक्टेंट, कलर डाई और परफ्यूम। सर्फैक्टेंट वाटर के साथ मिलकर झाग बनाता है, डाई सोप को कलर देता है और ये बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है और ये पानी में घुल जाती है, और परफ्यूम सोप में वो स्मेल को ऐड करता है। साबुन का झाग बहुत सारे छोटे छोटे सोप बबल से मिलकर बनता है। मैं उन बड़े बबल्स की बात नहीं कर रहा जो नहाते टाइम क्लियरली दिख जाते हैं, वो तो है, लेकिन जो फोम होता है जो झाग बनाता है वो कुछ नहीं, सिर्फ बबल्स ही होते हैं। ये बबल्स इतने छोटे और इतने सारे होते हैं कि आप इन्हें इंडिविजुअली तो देख ही नहीं सकते और कलेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इस वजह से जब लाइट्स इन पर पड़ती है तो सारे बबल्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आप एक साइंस लवर हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारे लाइट्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखता है, और कोई ऑब्जेक्ट सभी लाइट्स की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है। फैक्ट नंबर 7, आपने शराबियों को तो कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपको शायद ये बात पता भी हो कि शराब पीने के बाद अक्सर लोग उस दौरान हुई सारी चीजों को भूल जाते हैं। जब उनको होश आता है तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी रह जाती है कि पिछली रात या जब उन्होंने शराब पी थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था। वेल एक्चुअली में वो कुछ भूलते नहीं है। नशे की हालत में उनका ब्रेन नई मेमोरी स्टोर करना बंद कर देता है। जब आपके दिमाग को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे पहले अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और फिर अगर उसे ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन काम की है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। लेकिन जब कोई शराब पीकर नशे में होता है तो उनका दिमाग चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना बंद कर देता है और इसलिए होश में आने के बाद वो उस दौरान हुई कोई भी बात याद नहीं रख पाते। फैक्ट नंबर 8, आपने मूवीज और टीवी सीरियल्स में कहीं न कहीं ऐसे सीन्स तो जरूर देखे होंगे जहां पर एक इंसान को एक ड्रग देकर उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उस सीरम की वजह से वो इंसान सिर्फ सच बोलता है। वेल, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कोई ड्रग मौजूद है जिसे लेने पर इंसान सिर्फ सच बोले? वेल, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। ऐसे कई सीरम्स हैं जिन्हें पीने के बाद आपके लिए झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सच आसानी से आपके मुंह से निकल पाता है। ये सीरम्स आपके दिमाग की सोचने की कैपेसिटी को कम कर देता है, क्योंकि ये बात तो आप भी मानोगे कि झूठ बोलना सच बोलने से थोड़ा ही सही लेकिन मुश्किल होता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान ने अपने ही ऊपर ऐसा टेस्ट किया। जब पहले उसे हल्का हल्का डोज दिया गया तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोल रहा था। उसने बोला कि वो एक कार्डियक स्पेशलिस्ट है, लेकिन जब डोज को धीरे धीरे बढ़ाया गया तो बाद में उसने बताया कि वो एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है। लेकिन अभी भी आज तक कोई ऐसा ड्रग प्रूव नहीं हुआ है जिसे ट्रूथ टेलिंग ड्रग कहा जा सके। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने इन्हें आज तक लीगल इन्वेस्टिगेटिव टूल मानने से इनकार कर दिया है।